हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मैंने ना इंटरव्यू देखा है अविनाश का, ना जो कि संभावना का हस्बैंड है। सबको पता है कि मैंने जिसका इंटरव्यू, तो उसका इंटरव्यू मुझे काफ़ी पहली बार मैंने इतना अविनाश को बात करते हुए देखा है कि उसने इतना ज़्यादा खुल के, कल मेरी वीडियो के अंदर कोई मिसिंग कर रहा था कि अब आप अपनी बच्चियों के साथ वीडियोस नहीं बनाती हो, वो देख लो आज पीछे पूरा आ रहा है शोर। बैकग्राउंड वॉइसेस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली इस वीडियो में। मैंने बड़ा ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा बच के बना लूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे लिए। तो कोई नहीं, इन्जॉय करना बैकग्राउंड वॉइसेस को भी और इस इंटरव्यू के बारे में जो पॉडकास्ट बनाएगी उसको भी। तो पहली बार मैंने अविनाश को इतना खुल के बात करते हुए देखा, काफ़ी अच्छा भी लगा है। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं जो कि रियलिटी बेसिस हैं। देखो, यही रियलिटी होती है जो लोगों को नहीं पता होती है, और जिनको ये लगता है ना कि अब तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, सोसाइटी बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुकी है, अब समझती है सोसाइटी में अब छोटे चीज़ों, छोटे शहर या बड़े शहर का फ़र्क नहीं होता। वो फ़र्क भी बहुत अच्छे से दर्शाया है। देखो, कुछ लोग इसको सिंपैथी कार्ड बोल सकते हैं कि सिंपैथी लेने की ट्राई कर रहा है, ये कर रहा है, बट मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रियलिटी नज़र आई है। सिंपैथी वगैरह एक अलग टाइम पर हो जाती है, लेकिन जब आप एक ऐसे इंटरव्यू में, खास करके जब वो उसने अकेले इंटरव्यू दिया, वरना संभावना होती है ना, संभावना का बड़ा डोमिनेटिंग इंटरव्यूज़ होते हैं। संभावना कभी भी अविनाश को खुल के बोलने देती ही नहीं है। अक्सर वो ना, उसका उसका नेचर ही इसी किस्म का है कि वो सब कुछ खुद ही बोलना चाहती है, और वो एक तो इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती है, तो इस वजह से पूरे इंटरव्यू का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। लेकिन संभावना का इंटरव्यू भी काफ़ी मैंने देखा है कि वो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन वो अलग अगली पॉडकास्ट में, क्योंकि ये इंटरव्यू ही काफ़ी बड़ा, उसमें बहुत सारे पिकअप पॉइंट्स थे, तो वो सब मैंने कलेक्ट किए हैं। अच्छा, इंटरव्यू जो शुरू होता है वो इस बात से शुरू होता है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते थे, वहाँ से आपके कैसे रिश्ते रहे, क्या सब चीज़ें, किस तरीके से आपने सर्वाइव किया, क्योंकि एक छोटी जगह, एक छोटे गांव से वो बिलोंग करता है। तो उसने वो अपनी स्ट्रगल बताई, और ये रियलिटी है। अब इस पे मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जो ये बोल रहे थे अविनाश को कि अरे अपनी रियलिटी से भागता है, ये है वो है, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ लोग ऐसे आज भी इस दुनिया में पाए जाते हैं कि अगर आप किसी गांव जगह से बिलोंग करते हो, भोजपुरी, अगर आप बिहारी हो, भोजपुरी हो, उसको एक अजीब सी नज़रों से देखा जाता है। ये चीज़ें मैंने नोटिस की है कि वो जो आपको मुंबई होने से, मुंबई कर क्या बोलते हैं, मुंबई कर होने से, या आप दिल्ली वाले हो, अगर आप किसी बड़े शहरों से, जो इज्जत की नज़रों से आपको देखा जाता है ना, वो इज्जत की नज़रों में आपको बिहारी और भोजपुरी अगर आप हो तो वो नहीं देखा जाता, आपको साबित करना पड़ता है। ठीक है, देखो, जो गलत इंसान है वो तो मुंबई से बिलोंग करे, वो दिल्ली से बिलोंग करे, वो कहीं से भी बिलोंग करे, लोग बेइज्जती वाला जो काम करेगा तो उसको तो मिलेगी, उसको ट्रोल भी मिलेगा, उसको बेइज्जती भी मिलेगी, उसको एक गंदा सब कुछ देखना भी पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रगल मैंने देखी है, भोजपुरी हो गया, बिहारी, ये दो लैंग्वेजेस में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है। आई एग्री, वहाँ पर बहुत सारे लोग उन लोगों को इज्जत भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि भाई ये कास्ट से या भोजपुरियन होने से या बिहारन होने से कोई, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई मजाक का विषय नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप मजाक देखोगे तो इन दो लैंग्वेजेस पर बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखे, मैंने खुद भी नोटिस किए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसे हैं, होते होंगे रियलिटी में आपके ऊपर। मुंबई भी, अगर आप मुंबई से भी बिलोंग करते हो तो भी आपको मजाक मस्ती होती है। अगर आप मुंबई के किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो भी आपको मजाक मस्ती, आपके इर्द गिर्द के लोग, कुछ इस किस्म के टॉक्सिक लोग आपको मिल जाते हैं, ये हर जगह मिलते हैं। ठीक है, इससे आपका, लेकिन ज़्यादा मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, और भी कोई लैंग्वेजेस होंगी, लेकिन बिहारी और भोजपुरी को तो मैंने खुद ही देखा है, बाकी मुझे दूसरे लैंग्वेजेस का नहीं पता, लेकिन होंगी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जिनको बहुत ज़्यादा पूरी डी ग्रेड नज़रों से जो देखा जाता है, उस नज़रों से देखा जाता है। उस चीज़ का उसने जिक्र किया कि मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता था कि मुझे गाली की तरह यूज़ होता था कि मैं भोजपुरी हूँ, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और अपनी आइडेंटिटी से वो बंदा कैसे भागता है वो उसने दिखाया कि मैं भागा हूँ। मैंने मैट्रिक के अंदर अपना सर नेम काट दिया ताकि अगर मैट्रिक में सर नेम ही ना हो तो लोग मुझे उस सर नेम से पहचाने ही नहीं, लोगों को पता ही ना हो। मैंने भोजपुरी सिर्फ सीखी, लेकिन मैं बोलता नहीं था ताकि मेरा वो एक्सेंट ना आए भोजपुरी का, ताकि लोगों को ये फील ना हो कि मैं भोजपुरियन हूँ और लोग मुझे उस तरीके से ट्रीट ना करें। और कुछ जगहों पर उसको ट्रीट किया भी गया, लेकिन जब बोला कि मैं मुंबई में आके मैंने स्ट्रगल शुरू की, मुंबई में तो मुझे इतना ज़्यादा ट्रीट नहीं किया गया, उनको काम से मतलब है, तो वहाँ पर मुझे अच्छे लोग भी मिले। तो उसने वहाँ के अच्छे लोगों का बताया कि सिर्फ बुरे लोग नहीं मिले, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम एक छोटी कास्ट के हो, तुम्हारे लिए तुम जैसे इस दुनिया में कुछ अजीब ही किस्म के इंसान हो, यानी तुम इंसानों में शुमार ही नहीं होते। और ये रियलिटी है, और ये आज भी होता है। इस सदी के दौरों में भी ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती। फिर बोला कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ,
अब वक्त के साथ साथ ही आपको रियलाइज़ होता है, क्योंकि उस टाइम पर आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो ना अपनी रूट्स को, आपको पता ही नहीं होता, आपको लगता है नहीं, आपको उस वक्त तरक्की का नशा चाहिए होता है, आपको सब कुछ उस टाइम पर ना सब कुछ चाहिए होता है ज़िंदगी में, तो आप उसके लिए भाग रहे होते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे होते हो, और जो भी चीज़ उस टाइम पर अगर आपके बीच में आ रही होती है, चाहे वो आपके कास्ट हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आप उन सबको साइड में करने की ट्राई करते हो, और वही कही अविनाश ने भी वही चीज़ की। वो अच्छी बात है कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, दैन उसके बाद उसने बाद में बताया कि मैंने खुद से सवाल किया कि मैं अपनी रूट से क्यों भाग रहा हूँ, जब मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, जब मैं अपने गांव से इतना प्यार करता हूँ, जब मैं भोजपुरी होने पे इतना फ़ख्र महसूस करता हूँ, तो मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ अच्छे से कि मैं एक भोजपुरी हूँ, और आपको रिप्रेजेंट हो रहे हो कि यार भोजपुरी में भी एक अलग ही बात होती है ना, क्योंकि जो लोग भोजपुरी को कुछ नहीं समझ रहे उनके लिए एक बहुत बड़ी बात निकलेगी कि यार एक भोजपुरी लड़का आज किस मकाम पर बैठा हुआ है। तो बिल्कुल उस चीज़ को उसने समझा, और फिर उसने रियलाइज़ करके अपने उस चीज़ पर काम किया, उसने फ़ख्र किया, उसने प्रूफ किया भोजपुरी होने का, उसको फिर शर्म नहीं आने लगी कि मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। बोलता था, मैं अपने माँ बाप को भी रोकता था कि आप जो है वो भोजपुरी नहीं बोलना, कहीं जाओ तो मुझे डर लगता था कि वो कहीं भोजपुरी में बात ना कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान फेस करता है वही चीज़ें उसने बताई, और मैं काफ़ी उसके साथ एग्री करती हूँ कि ये बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस सब स्ट्रगल से निकले होंगे, और मैं उसको प्रोमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, अब ये कोई ना बोलना कि हम यूपी से, हम बिहार से, हमें बहुत प्राउड है, प्राउड होना भी चाहिए। आपको नहीं पता, आप गलत वो बोल रही हो भाई, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर यूपी से या बिहार से बिलोंग करते हो तो मेरी नज़रों में आप लोग की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ भाई। सब अपने अपने ऊपर प्राउड रखो, मैं तो यही हमेशा बोलती हूँ, आप जिधर से भी बिलोंग करते हो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, बस सीधा सिंपल। लोगों की बातों में, सोसाइटी की बातों में आकर कभी भी अपने लिए कोई सवाल या निशान ना खड़ा कर दो, अपनी जड़ों पर, अपने जिस गांव से बिलोंग करते हो, जिस जगह से बिलोंग करते हो, उस पर आप सवाल निशान ना खड़ा कर दो कि मैं क्यों हूँ। अपनी आइडेंटिटी छुपाने ना सीखो, अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना सीखो, उसको प्रूव करना सीखो, उसके साथ एक प्राउड मूवमेंट के साथ जीना सीखो। मैं तो हमेशा इसी चीज़ को बोलती हूँ। लेकिन हाँ, जो बात है, जो रियलिटी है, उस पर बात की। जो कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं दुनिया में, मैंने उन पर बात की है, ठीक है। तो कोई भी ये ना करना कि हम प्राउड हैं, हम यूपी बिहार से। अच्छी बात है, अगर आप यूपी बिहार से हो तो लिखना कमेंट में कि मैं प्राउडली यूपी बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ या मैं भोजपुरी हूँ। आप अपने कमेंट में लिखना, और अगर कोई और लैंग्वेज हो जिसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है तो वो भी कमेंट डाउन लाजमी करना। फिर उसने दोपहिया की सीरीज़ जो थी उसको पूरा का पूरा क्रेडिट दिया कि मैं उस जड़ से जुड़ा हूँ, तो ही मैं ऐसी कोई सीरीज़ के अंदर काम कर सका, मैं ऐसी कोई सीरीज़ बना सका, और मैं ऐसी कोई सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर सका जिसके अंदर मैंने खुल के यूपी बिहार को बहुत अच्छे से प्रमोट किया, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया। क्योंकि अगर मैं उस रूट को मानता ही नहीं तो आज शायद मैं ऐसी कोई सीरीज़ बना ही नहीं सकता था। अच्छा, पर संभावना के बारे में उसने कहा, अच्छा काफ़ी लोगों को ये शिकायत है कि वो संभावना के बारे में खुल के क्यों नहीं बोलते, यानी वो संभावना को डायरेक्ट ये क्यों नहीं बोलता कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये है भाई, वो उसकी बीवी है, डायरेक्ट आके थोड़ी उसके बारे में बुराई करेगा। लेकिन हाँ, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो अगर मेरा काम ख़राब होता है तो मुझे डायरेक्ट बोलती थी कि वो 2 कौड़ी का है, ये है। तो उस चीज़ को उसने बताया कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उन सब चीज़ों में। मतलब अब हम कैसे डिमांड कर सकते हैं कि वो अपनी बीवी के बारे में आकर इस तरीके की बात करे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, बीवी के बारे में बात करना। संभावना के बारे में भी उसने काफ़ी सारी बातें की, संभावना के माँ बाप को लेके काफ़ी बातें की हैं। ये भी कहा है कि संभावना की जो माँ थी वो नहीं मानी थी इस सारी शादी को लेकर। अच्छा, इस पर ना आज तक अविनाश पर ये इल्ज़ाम लगे जाते हैं कि ये बीवी के नाम से जाना जाता है, इसने संभावना से इसलिए शादी की क्योंकि संभावना उस टाइम पर काफ़ी फेमस थी जब अविनाश और संभावना की शादी हुई थी। तो उसको भी बड़े ना एक गंदे जोन में लिया जाता है। लेकिन जब उसने फिल्म की है ये, सॉरी वेब सीरीज़ की ये दोपहिया, उसके बाद से काफ़ी लोगों ने उसको माना कि यार ये बंदे के अंदर कुछ तो बात है, वो अगर इंडस्ट्री में कोई नाम बना रहा है तो सिर्फ उसकी वजह संभावना नहीं है, और उसके अंदर खुद के अंदर भी कुछ ना कुछ बात है, तो लोग उसको देखना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ शादी कर लो। वो चीज़ मैंने देखी है, ये जो पार्टनर्स जिन्होंने अपने से हाई पार्टनर, खास करके अगर औरत बहुत ज़्यादा फेमस हो मर्द से, तो उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है, और बहुत बातें उसको मिलती है। और आज तक लोग भूलते नहीं है, क्योंकि लोग अब भी नहीं भूले हैं। बहुत सारे कमेंट्स जब दोपहिया भी आई थी तब ये बात आ रही थी कि आज देखो संभावना ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, यानी उसका भी क्रेडिट संभावना को ही दिया जा रहा था। जबकि संभावना की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उसने ये चीज़ बोली कि मुझे क्रेडिट मत दो, जो क्रेडिट है वो अविनाश का क्रेडिट है, उसकी मेहनत है ये सब कुछ। तो वही बात है कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आपको ये समझा जाता है कि आपकी कोई मेहनत है ही नहीं, क्योंकि आपको तो इसलिए सब कुछ इजीली मिल रहा है कि आपका पास तो इतना फेमस नाम है। लेकिन मुझे
मुझे पर्सनली लगता है कि जब अगर किसी के पास इतना फेमस नाम हो उसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा, फिर उसने संभावना के साथ अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरीके से जब वही डांस रियलिटी शो में ही दोनों मिले थे, और बोला कि मुझे वहीं से ही अट्रैक्शन एक हो गई थी, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद संभावना को भी अट्रैक्शन है, बट वो अट्रैक्शन संभावना को एज अ मेंटोर ही थी। वो मेरी मेंटोर थी तो वो मेरी मेंटोर ही रही, उसको वो कनेक्शन मेरे साथ उस टाइम पर बना ही नहीं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इन दोनों का रिलेशन उसी डांस शो से स्टार्ट हो गया था, बट उसी डांस शो से उनका रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। मोहब्बत ज़रूर उसको अविनाश को, जो भी आप कह लो अट्रैक्शन वगैरह, क्योंकि उसने कभी कोई हीरोइन वगैरह देखी नहीं थी, और वो चीज़ें खुद भी एक्सेप्ट करता है कि जब मैंने संभावना को देखा तो मेरे लिए वो ओम शांति ओम वाला मोमेंट था कि भाई वो एक जब देखता है हीरोइन को, तो वो जो जिस तरीके से शांत और अजीब सा मतलब खामोशी से खड़ा हो जाता है और जिस तरीके से वो बिहेव करता है, और एक शॉकिंग मोमेंट वो मेरे लिए भी था। तो वही चीज़ है, और उसके बाद बोला कि मुझे संभावना से काफ़ी इंटरेस्ट हो गया, और मुझे लगा शायद उसको भी मुझ में इंटरेस्टेड है, और उसके बाद ये हुआ कि मुझे बस शो जीतने की चाह हो गई कि अगर मैंने शो जीत लिया तो मैं नज़रों में आ जाऊँगा। और शो जीतने के बाद देखो, अगर कोई सक्सेस के लिए आता है, कोई काम के लिए आता है, तो उनको ये लगता है कि हमने अगर कोई रियलिटी शो जीत लिया तो हम बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाएँगे, बहुत सारी ड्रामा इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स की नज़रों में आएँगे, और उसको सबसे ज़्यादा संभावना के लिए था कि मैं संभावना की नज़रों में आ जाऊँगा और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा संभावना को प्रपोज़ करने के लिए। अच्छा, उसके बाद सिद्धार्थ ने काफ़ी सरंग सवाल पूछा कि क्या आपके फीलिंग्स जो थी वो ये थी कि मैं संभावना को प्रपोज़ करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है वो मुझसे अच्छा नाम रखती है, तो मुझे मेरी इमेज के लिए, मुझे मेरी पॉपुलैरिटी के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उसने उस चीज़ को डिनाई भी नहीं किया और हाँ भी एक्सेप्ट भी नहीं किया। उसने ये बोला कि नहीं, मुझे एक वोकल पर्सन चाहिए था, जो मैं नहीं हूँ उसका सामने अपोज़िट मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत धीमे मिजाज का हूँ, मैं लड़ाई झगड़ों में नहीं, मैं मतलब कलेश नहीं करवाता। एट द एंड उसने कलेश ही बोला, लेकिन उसने इंग्लिश में बोला था इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बट एट द एंड संभावना का जिस तरीके का बिहेवियर है, अटैकिंग बिहेवियर, उसने अटैक बिहेवियर का उसको, तो वो बिहेवियर हम सबको पता है कि किस तरीके का। तो बोलता कभी आपने कंट्रोल करना चाहा, तो बोलता हाँ मैंने कंट्रोल करना चाहा, बट वो 90% रुकी, कभी 10% रुकी, और 90% वो नहीं रुकी कभी नहीं रुकी, और 90% जो उसने अटैक किए जहाँ पर, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। और संभावना का जिस तरीके का बिहेवियर है वो सबको पता है कि वो किस तरीके से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अलग चीज़ होती है, कभी कभार संभावना के अंदर ना वो बदतमीजी वाली छवि, यानी वो कभी देखती नहीं है कि कहाँ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कहाँ नहीं, बस उसको गुस्सा आता है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखती, वो पूरा चीड़ फाड़ कर डालती है। वही चीज़ है कि भाई किस जगह पर आपका ये गुस्सा बनता है, किस जगह पर ये तमाशा बनता है, नहीं बनता, ये वो चीज़ भी नहीं देखती। और ख़ास करके चाहे वो उसके डैड वाला जो भी सीन रहा हो, उसके अंदर जब वो जिस तरीके से उसने यूट्यूब वीडियो बनाई थी, जिस तरीके से उसने एक चीखम पुकार मचाई थी, वो एक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो सीन था वो बहुत ज़्यादा उसमें रहता है कि यार ये सब क्या है। उसकी अम्मी के टाइम पर जो उसके साथ हुआ वो सब कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को अलग लगता है कि यहाँ पर नहीं बनता था, यहाँ पर आप शायद उस कंडीशन को थोड़ा सा समझ लेती कि ये कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पर आप इस तरीके का बिहेव कर सको। और हर जगह आपको एक अटैकिंग पर्सन नहीं होना चाहिए, आप समझो सिचुएशंस को भी समझना चाहिए, और वो चीज़ कहीं ना कहीं राइट लगती भी है लोगों की। लेकिन अविनाश उस चीज़ से बड़ा खुश नज़र आया है कि हाँ ठीक है, मैं संभावना के साथ इस चीज़ में बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत नॉर्मल सा हूँ, वो संभावना अटैकिंग बिहेवियर वाली है, तो वो एक जोड़ी मिलकर हम लोग इस तरीके से मुकम्मल हुए हैं। तो उसने एक वाक़या भी अपना शेयर किया कि मुझे एक प्रोड्यूसर पैसे नहीं दे रहा था, तो उससे पैसे निकलवाए उसने संभावना ने, तो ये सारी बातें उसने बताई। अच्छा, यहाँ पर अविनाश ने एक बात कही कि अगर कोई आपके काम की तारीफ़ कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि कभी कभार तारीफ़ इसलिए भी की जाती है क्योंकि वो आपसे जान छुड़वाई जा रही है, और अगर कोई आपसे बुराई कर रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपनी बुराई पर काम करो। लेकिन वो चीज़ आप अपने व्लॉग पे तो नहीं दिखाते। व्लॉग में अगर कभी कोई आपको क्रिटिसिज्म मिल जाता है, अगर 2% चीज़ भी 2% पे भी आपको कोई क्रिटिसिज्म या नेगेटिव कमेंट्स मिल जाते हैं, तो आप तो हल्ला मचा देते हो। अरे ये वो आपकी बीवी आकर तो पूरा यूट्यूब गाज देती है, पूरा यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, ये क्यों बोला, ये कैसा बोला, मैं तुम्हारी रोटी खाती हूँ, मैं तुम्हारी सुनूंगी, ये करूँगी। तो ये चीज़ें ना मुझे डबल फेस लगता है कि यार मतलब आप इंटरव्यू में आप खुद नेचर वाइज ऐसे हो, लेकिन आप जब एक यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हो, दोनों ही चला रहे हो आप लोग यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आप एक अलग किस्म की पर्सनैलिटी रखते हो। तो कौन सी पर्सनैलिटी आपकी सच है और आप किस बारे में सच बोलते हो? यानी एक तरफ आप बोलते हो कि बुराई को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उससे आपको सीखने का मौका मिलता है, दूसरी तरफ अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म दे देता है तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। नेगेटिविटी चलो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म भी, एक बेसिक क्रिटिसिज्म भी वो एक्सेप्ट नहीं करती है संभावना अपनी वीडियोस से। अच्छा, उसके बाद सिद्धार्थ ने बच्चों के बारे में पूछा तो उसने कहा मैं बच्चों का, यानी उसके जवाब से मुझे ये फील हुआ कि जैसे उसको बच्चे इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद वो संभावना की वजह से, या तो एक दुनिया को दिखाने के लिए, और देन ये कि हम 10 साल बाद रिग्रेट ना करें कि हमने बच्चे नहीं किए और हमें बच्चे कर लेने चाहिए, तो उस चीज़ की वजह से हमारी ज़िंदगी में कमी हो और बाद में हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो, तो इसलिए मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ।
तो बच्चे के ऊपर उसने ये कहा। लेकिन अगर आप देखो तो संभावना ने बहुत हद तक ट्राई किया, उसने 4 से 5 बार तो सिर्फ आईवीएफ करवाया है और बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं उसके आईवीएफ। तो एक अजीब किस्म का उसके बाद का जो इंटरव्यू है ना वो मुझे बहुत अजीब लगा। यानी आधा इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको बड़े अच्छे से समझा, उसकी बातों को समझा, एक अच्छा लग रहा था कि हाँ कुछ इंटरव्यू में। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो गया। सिद्धार्थ कनन का एक ही मकसद रह गया कि बस किसी भी तरीके से ये साबित कर दे कि भाई संभावना के पेरेंट्स जो है वो उससे राज़ी नहीं थे, वो एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सका। अगर आप सुनोगे उसकी बात तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे वो बार बार एक ही चीज़ उगलवाना चाह रहा था कि वो उसके पेरेंट्स के बारे में बोले, कोई ऐसी बात वो बोले जो हाईलाइट्स बने, जो आए हाईलाइट्स बने, जिसकी रील्स बने, जिसके बारे में चर्चा हो। वो चीज़ इसने एक ही सवाल को इसने घुमा फिरा के 3 बार पूछा कि आपके घर वाले और आपकी संभावना के घर वालों में कोई मसला था। फिर उसके बाद उसने घुमा के बोला कि उसके बाप का रिएक्शन कैसा था, उसकी माँ ने कभी एक्सेप्ट किया। फिर उसने पूछा कि उसके बाप ने कभी एक्सेप्ट किया आपको, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यानी एक ही सवाल को उसने 4 से 5 बार घुमा के पूछा। और मुझे वो चीज़ उधर ये फील हुई कि शायद वो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल टाइप सुनना चाह रहा था। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रॉ उसमें, रियल उसमें आंसर उसने देने की ट्राई की अविनाश ने कि कुछ बुरा भी ना लगे और वो रियल भी रहे। उसने बताया कि अगर इसकी जगह पर मैं भी होता तो मैं भी अपनी बच्ची के लिए यही सोचता, क्योंकि जाहिर सी बात है संभावना ज़्यादा फेमस थी, उसके घर वाले और दोनों के घर वालों का एक ही था कि भाई दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान जितना डिफरेंस है। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उस टाइम की और दूसरी उस टाइम का इतना ज़्यादा पॉपुलर बंदा नहीं था। तो तुम लोग कैसे सर्वाइव कर सकोगे? और वाकई वो चीज़ इनके लिए प्रॉब्लम में आती भी, क्योंकि अगर यूट्यूब ना आता, यूट्यूब के ब्लॉग्स ना आते तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि संभावना ने एक टाइम बाद काम छोड़ा और अविनाश को खुद को साबित करने में बहुत टाइम लग गया। तो वो जो फाइनेंशियली जो टेंशन थी वो कहीं ना कहीं सबकी राइट भी होती है। लेकिन देखो जाहिर सी बात है भूखा तो कोई भी नहीं मरता। ऑब्वियसली अगर वो इधर से नहीं कमाते तो कहीं और से कमाते, लेकिन कमाते तो सही। लेकिन जितनी व्लॉगिंग इनको फिलहाल लग्जरी लाइफ दे रही है उतनी शायद एक नॉर्मल घर में नहीं मिल पाती इनको एक लग्जरी लाइफ। तो उसने बताया कि फिर मेरे माँ बाप ने तो एक्सेप्ट कर लिया। उसने बताया कि मेरे माँ बाप ने भी यही रखा कि भाई, क्योंकि देखो एक अगर आप किसी ऐसी लड़की से शादी करो, आप एक मिडिल क्लास बंदे हो और आप किसी अमीर लड़की से शादी करना चाह रहे हो, तो घर वालों की सबसे बड़ी यही होती है कि तुम शादी तो कर लोगे। चलो शादी होना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है सबको पता है कि जिसके पास जैसी लग्जरी ज़िंदगी होती है उस लग्जरी ज़िंदगी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अब नहीं पता ना कि हो सकता है कोई एडजस्ट कर जाए, कोई एडजस्ट ना कर सके। तो इसीलिए लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या इतनी इजी होती है जब भी कोई लड़का इस तरीके की बात करता है, और वो भी फिर एक्ट्रेस। और एक्ट्रेस तो आपको पता है ज़माना है बदनामी रहती है हमेशा कि उनके तो अजीब ही नखरे होते हैं, उनका तो ये, उनका तो वो, तो ये तो सबको ही पता है। तो इसलिए उसके जो माँ बाप की जो फिक्र थी वो ये थी, और संभावना के माँ बाप की जो फिक्र थी वो ये थी कि हमारी बेटी जाहिर सी बात इतनी पॉपुलर है और लड़का कुछ इतना खास करता नहीं है, तो क्या वो ये सब कुछ कर पाएगा। यानी उसको उसके करियर को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ थी। और वो चीज़ इसने एंड तक बोली कि मैं उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि मैं उन दोनों की ज़िंदगी में अपने आप को प्रूफ नहीं कर सका कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। खास करके वो जो सीरीज़ है वो उसके लिए बड़ी मायने रखती है। और वो सीरीज़ जो आई वो जब दोनों संभावना के डैड एंड मॉम चले गए उसके बाद आई है, तो उस चीज़ का पछतावा उसको नज़र आया। हाँ, बाकी उसने और तो कुछ इतना खास नहीं बोला। प्रेगनेंसी पर उसने बहुत सारी बातें कही। अब मैं एक चीज़ सोच रही थी, मैंने कहा अगर प्रेगनेंसी इनके लिए मतलब इतनी ज़रूरी अगर नहीं है, अगर इनको लगता है सिर्फ इसलिए ट्राई करने क्योंकि 10 साल बाद इनको रिग्रेट ना हो, तो इतना ज़्यादा एक बंदी को प्रॉब्लम में जाना ठीक है। अब बोलता है कि ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेम कर देती है। हालांकि इनके जो सबसे ज़्यादा आप कह लो ना जिसमें इनको बहुत ज़्यादा हिट मिला हो, या आप कह लो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ना उन पर गुस्सा जताया हो, तो वो दूसरे व्लॉग्स हैं। लेकिन इसने एक व्लॉग का जिक्र किया। इसने कहा कि अभी रिसेंट हम शादी में गए थे जहाँ पर मुझे फंक्शंस याद नहीं थे और मैंने मेहंदी का कुर्ता उपटन में पहन लिया, और फिर मैंने उसके बाद बोला कि मैं इसको चेंज कर कर आता हूँ। तो संभावना ने बोला नहीं छोड़ो। तो बोला उस पर संभावना को बहुत हेट मिला ये बोलकर कि कितनी कंट्रोलिंग नेचर है, कैसा है, उसको जीने नहीं देती है। तो जो चीज़ बात सारी यही है। तो बोलता है मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझते। देखो कुछ समझ जाते कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हर कोई इन बातों पर ट्रोल नहीं होता। लेकिन संभावना का जो ओवरऑल नेचर रहा है उस पर लोग उसको ज़्यादा जज करना शुरू कर देते कि यार कितनी कंट्रोलिंग है, हस्बैंड को उसके मुताबिक कपड़े नहीं पहनने देती, नहीं जाने देती। क्योंकि वो चीज़ आप कैप्चर करके दिखा रहे हो, तो अलग अलग दोनों नज़रिए देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई एक बोलेगा कि नहीं यार ठीक है हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने समझ लिया एक दूसरे को। और कोई बोलेगा कि यार कंट्रोलिंग नेचर है कि वो उसको उसको मर्जी के कपड़े भी नहीं पहनने दे रही है। अच्छा, गाए बगाए संभावना ना अपना इस किस्म का एटीट्यूड शो करती रहती। अभी रिसेंट व्लॉग में जहाँ पर वो ये बता रही है कि वो व्लॉगिंग नहीं कंटिन्यू कर पाएगी सुबह के हाफ में, क्योंकि कहीं इसको आई थिंक से कोई काम वगैरह मिला है जहाँ पर उसको जाना पड़ रहा है सुबह के टाइम, और शाम के टाइम की जो व्लॉगिंग होगी तो उसमें वो अवेलेबल रहेगी। तो इस चीज़ पर वो थोड़ा सा अजीब सा रूड बिहेवियर तो कर ही रही थी, लेकिन चलो ठीक है यार,
एक नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते ही हैं, लेकिन फिर टॉन्ट मारा जाता है ऑडियंस को। वो कैसे मारा जाता है, एक टाइम पर वो आकर बोलती है कि अब आप लोग उसकी, अविनाश की सोलो व्लॉगिंग देखना, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है अविनाश के सोलो इंटरव्यूज़। अब काफ़ी लोग नीचे कमेंट के अंदर गुस्सा दिखा रहे हैं कि यार ये कौन सा तरीका है। अगर किसी को, भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई किसी को अकेला देखना चाहता है। अगर आप कपल बने हो तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपका कपल ही अपना रहा है। लोगों को होता है कि हम उस बंदे को, सिर्फ उस स्पेसिफिक बंदे को भी हमें सुनना है, क्योंकि जिसको हमने इतना नहीं जाना। अब संभावना बहुत वोकल है, अब संभावना, और जब अविनाश के इंटरव्यू साथ में होते हैं तब आप देखोगे तो ज़्यादातर संभावना ही रिप्लाई दे रही है। ऐसा बहुत बार पहले हुआ है, यानी बहुत टाइम बाद हुआ है ऐसा कि अविनाश को एक लाइमलाइट मिल रही है। ये फिर जेलसी वाला फैक्टर नहीं दिखता कि जब तक इसको अकेले को लाइमलाइट मिल रही थी तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, आज अविनाश थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। अब देखो लोग हज़ारों तरीके से बात निकालेंगे, अब लोग उसको जेलसी में भी लेंगे, उसको टॉक्सिक बिहेवियर भी कहेंगे, उसको सब कहेंगे, दिखाएंगे ये सब कुछ खुद। अब ये एक नॉर्मल सा कोई रिएक्शन नहीं था, एक आप उसको जेलसी फैक्टर कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो, आप उसको किसी भी चीज़ में शामिल कर सकते हो। लेकिन जब ऑडियंस इस चीज़ पर हाईलाइट करेगी, इस चीज़ पर पॉइंट आउट करेगी, तो गुस्सा आ जाएगा मैडम को। मैडम आके चिल्ला चिल्ली मचाएंगी कि तुम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आता, ऑडियंस को तो कुछ नहीं, ऑडियंस को तो सिर्फ लिखना आता है। तो भाई ऑडियंस को जो परोस रहे हो, ऑडियंस उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही है। एक चीज़ इसने खुद कही है, बिग बॉस के दरमियान एक कोई सीन था जो उसका बहुत ज़्यादा फेमस रहा था, जिस पर उसकी एक पार्टनर के साथ, आई थिंक राजा था, जिसके साथ इसकी किस वाला जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि क्या ये दोनों किस कर रहे थे। इस तरीके की एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इसके बिग बॉस के टाइम पर। तो उसका इसने एक इंटरव्यू के अंदर क्या रिप्लाई दिया है कि हाँ मैंने इसको बोला था राजा को कि हम ऐसा कुछ करते हैं और ऐसा पोर्ट्रे करते हैं। हमने किया कुछ नहीं था, हमने ऐसा पोर्ट्रे किया था और बाहर वो चीज़ जंग में चल गई थी, बाहर लोगों ने उस चीज़ का हल्ला मचा दिया था कि हम किस कर। तो जो चीज़ तुम दिखाओगे, तुम्हें पता है कि तुम उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हो, तुम उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हो, तुम वैसा उसको स्क्रीन पे शो कर रहे हो, तो ऑडियंस ने वैसे ही रिएक्ट करना है। ऑडियंस को क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है या तुम बैक कैमरा क्या कर रहे हो, ऑडियंस जो देखेगी वैसा ही रिएक्ट करेगी। जैसे आप लोग कहते हो कि हम आपको ऐसी चीज़ें परोसते हैं, जैसे आप फिल्म देखते हो, आपको इंटरटेनिंग प्रोग्राम देखते हो, आपको ड्रामा देखते हो, हम आपको वैसे ही ये व्लॉगिंग परोसते हैं ना। अब जब आप वैसे ही व्लॉगिंग परोस रहे हो तो फिर ड्रामे को क्रिटिसाइज़ भी मिलता है, ड्रामे को नेगेटिविटी भी मिलती है, ड्रामे को पसंद भी किया जाता है और कुछ नहीं भी पसंद करते। तो फिर क्या मतलब है कि अब सारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो मारने दौड़ने को निकलेंगे, वो दूसरे एपिसोड में शुरू में ही वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, आपकी कैसे हिम्मत हुई मुझे अगले एपिसोड में ऐसे कमेंट्स लिखने की। तो आप उस चीज़ को सेल कर रहे हो। तो क्रिटिसिज्म, आई एग्री कि देखो आपको जो नेगेटिविटी मिलती है वो किसी भी लिहाज से सही नहीं होती है, लेकिन एक क्रिटिसिज्म और जो चीज़ आप दिखा रहे हो उस चीज़ के लिए तो मे बी आपको लेना ही चाहिए ना। आप वो चीज़ शो कर रहे हो, आप अपने ब्लॉग्स के अंदर दिखा रहे हो कि आपको कहीं ना कहीं जेलसी हुई है अविनाश के अकेले किस्म के सोलो जो इंटरव्यूज़ है, और वो लोगों ने इतना पसंद किया, इसको लगा था कि शायद अविनाश को पसंद नहीं करेंगे लोग सोलो। लेकिन अविनाश, अगर आप उस कमेंट्स के सिद्धार्थ कनान के जो वीडियो है ना, आप उसके कमेंट्स रीड करोगे ना, वहाँ पर सब ने भर भर के तारीफ की। हम अविनाश को सोलो ही देखना चाहते थे, अविनाश को आपने सोलो बुला के बहुत अच्छा काम किया, हम अविनाश को सुनना चाहते थे, ये पहला इंटरव्यू है जिसको मैंने बिना स्किप के, बिना जो है वो आगे किए मैंने देखा है। तो सोचो ऐसे ऐसे कमेंट्स भरे पड़े हैं वहाँ पर, इतने भरे पड़े हैं कि आपको जो थोड़े टिपिकल टाइप के जो क्रिटिक कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ढूंढने पड़े हैं। मैंने बहुत कमेंट्स ढूंढे हैं वहाँ पर ना, लिटरली, वरना सारे कमेंट्स इसी थे कि हम अविनाश को सोलो ही देखना चाहते थे, हमें बहुत अच्छा लगा है सोलो देखकर ये वो। और एक और जगह पर उसने सोलो इंटरव्यू नहीं दिया, आई थिंक सो, कुछ वो नहीं टाइप का क्वेश्चन आंसर टाइप का होता है, कुछ ऐसा उसने प्रोग्राम किया, उसमें भी वो सोलो है, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो लोग उसको अकेले देखना चाह रहे हैं और वो चीज़ मैडम को हजम नहीं हो रही। तो मैडम जी, अब ये चीज़ें दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है। फिर आप दुनिया को दिखाओगे और फिर दुनिया जब आपको कमेंट्स करेगी, कमेंट सेक्शन के अंदर भरपूर भरा पड़ा है कि आप जेलस हो रहे हो, संभावना जी जेलस हो रही हैं अब इस चीज़ से क्योंकि अविनाश को तरक्की मिल गई। अभी देखना एक दो वीडियो में आ जाएगी, सुनाएगी, ऑडियंस को आके सुनाएगी कि हाँ आपको क्या पता, अविनाश को इस मकाम पर पहुंचाने में मुझे कितनी खुशी है, ये आप क्या जानते हो। तो आपके व्लॉग्स उस चीज़ का, आपका फेस एक्सप्रेशन उस चीज़ का साथ नहीं दे रहा है ना, मसला सारा ये हो जाता है। लेकिन खैर वो अजीब सा बिहेवियर उसका रहता ही है ऑडियंस पर आकर। एक ऑडियंस ना बहुत आसान उनके लिए हल है, कभी कभार जब उनको अपना गुस्सा निकालना होता है ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन, तो ऑडियंस उनका बेहतरीन हल होता है कि ऑडियंस पर आकर भरपूर किस्म का गुस्सा दिखा दो, जो चीज़ खुद ने दिखाई हो। इसकी ये चीज़ तो उधर से ही पोल पट्टी खुल गई थी कि ये कितनी ज़्यादा अजीब किस्म की औरत है, जो इसने, आपको पता होगा कि इसकी मेट थी जो उसको धोखा दे के चली गई थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ मेट का, और उसने ऑडियंस से पूछा था कि क्या मैं उस मेट को वापस रख लूँ, तो ऑडियंस ने उसको मना किया कि मत रखो, वो आपको 2 से 3 बार धोखा दे चुकी है, अब आप उस पर मत ट्रस्ट करो। अरे भाई आ गई, दूसरे दिन बिठाया अविनाश को साइड में, अब मैं क्या तुम लोगों से पूछ के करूंगी, अब मैं क्या तुम लोगों से पूछूंगी। तो भाई पूछा ही क्यों, पहले ये 10 मन, पहले ये 10 के तूने पूछा ही क्यों। मतलब अजीब बंदी है यार, पहले पूछती है, उसके बाद ऑडियंस अपने मशवरे देती है, उसके बाद ऑडियंस को आके लताड़ती है। मतलब बहन का अलग ही कुछ चल रहा होता है, अलग ही बहन के दिमाग में ना कुछ भरा पड़ा है जो समझ में नहीं आ रहा होता। खैर इनको समझना ना पॉसिबल है। हाँ, इस अविनाश का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा है,
कुछ बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें लगी, जैसे कि ज़बरदस्ती ये पूछना कि उसके माँ बाप खुश नहीं थे। यानी अविनाश को ऐसा लग रहा था, मुझे बार बार ये दिखाने की ट्राई करवाई जा रही थी कि अविनाश सक्सेसफुल नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी में शायद वो ये निकलवाने की ट्राई कर रहा था सिद्धार्थ के भाई वो इतना सक्सेसफुल नहीं था तो उसकी ज़िंदगी में क्या मसले आए। लेकिन अविनाश ने बड़े हम्बल तरीके से, बड़े बैलेंस तरीके से रिप्लाई किया है। यानी अगर वो इंटरव्यू कोई सुने भी, अगर संभावना खुद भी सुने, तो शायद उसको बुरा ना लगे, क्योंकि उसने बड़े तरीके से जवाब दिया, जितने तरीके से हो सकता था। उसने अपने माँ बाप को भी बैलेंस में जवाब दिया कि मेरे माँ बाप भी अगेंस्ट इन सब चीज़ों के, कि उसने सिर्फ टारगेट सिर्फ संभावना के माँ बाप नहीं रखे, कि टारगेट सिर्फ संभावना के माँ बाप थे, कि संभावना के माँ बाप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो संभावना के साइड की थी, बट फिर भी अविनाश ने कुछ सालों बाद अपने आप को साबित कर ही दिया। खैर, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे लाजमी बताना। और मैंने संभावना के भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, जहाँ पर हमेशा इन ब्लॉगर्स का, आप कह लो या किसी का भी देख लो, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है ना, ये इसका ब्लेम उठा के किसी दूसरे पे भी डाल देते हैं। तो ये इनका यही होता है। खैर, आप लोग मुझे लाजमी बताना। मैं संभावना का इंटरव्यू भी देखा है, मैं उसका भी जल्द से जल्द पॉडकास्ट लाऊंगी। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।